हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने जाएंगे, रैशनल नंबर। देखिए, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में। उससे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में, उसमें और डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और रैशनल नंबर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे रैशनल नंबर की इक्वालिटी चेक की जाती है, कैसे रैशनल नंबर को ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, कैसे रैशनल नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। उसके अलावा बीच में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स बात करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा आपको नगेट्स देंगे, नॉलेज नगेट्स देंगे, जो आपको कंपटीशन के लिए भी हेल्प करेगा। तो आइए बढ़ते हैं और सबसे पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैंने क्लास 9 की जो पहली चैप्टर है, उसे भी नंबर सिस्टम कहते हैं, उसकी आप पहली वीडियो लेक्चर ज़रूर देख सकते हैं, जो हमने परसों रिकॉर्ड करके पोस्ट किया था। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको क्लास 9 की मैथमेटिक्स की पहली लेक्चर आप देख सकते हैं। उस पे हमने पूरी नेचुरल नंबर से लेके रियल नंबर्स तक की जो इवोल्यूशन थी, वो आप देख सकते हैं। कैसे नेचुरल नंबर आया, नेचुरल नंबर से होल नंबर कैसे आया, होल नंबर से इंटीजर्स कैसे आए, और इंटीजर से रैशनल नंबर कैसे आया, उसके बाद इररैशनल नंबर कैसे आया। पूरा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन काफ़ी अच्छे से स्टोरी की तरह हमने बात की है। तो आप सभी बच्चे इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद क्लास 9 की पहली लेक्चर नंबर सिस्टम देख सकते हैं। सिर्फ पहला ही वीडियो लेक्चर देखना, दूसरा नहीं देखना, और उतना ही तक देखना जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। आइए अब बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होता है। सारे काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। बेसिकली 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो नंबर है, जब आपके नेचुरल नंबर के में अगर ज़ीरो ऐड हो जाता है, जो फैमिली होती है नेचुरल नंबर की 1 2 3 4 5, उसमें अगर आप ज़ीरो ऐड कर दो तो उस फैमिली को हम कहते हैं होल नंबर्स। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता, वो है ज़ीरो। ज़ीरो आपको जैसा कि पता है, आर्यभट्ट साहब ने आपको ज़ीरो से इंट्रोड्यूस किया था। पूरे उससे पहले ज़ीरो का कोई, ज़ीरो वॉज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ डिफाइंड नंबर। आर्यभट्ट ने ज़ीरो की एप्लीकेशन बताई। जैसा कि आप जानते हैं, ज़ीरो किसी भी नंबर में अगर आप ज़ीरो ऐड कर दो तो वो नंबर अनचेंज रहता है, लेकिन अगर ज़ीरो से किसी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो नंबर नेगेटिव ऑफ दैट नंबर हो जाता है। आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो तो वो ज़ीरो हो जाता है। आप ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो ज़ीरो हो जाता है, लेकिन आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ज़ीरो डिवाइड हो सकता है, लेकिन नंबर ज़ीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि 5/0, 7/0, ये नॉट डिफाइंड कैटेगरी में आता है। नॉट डिफाइंड मतलब दो तरीके के नंबर्स होते हैं, एक होता है डिफाइंड और दूसरा होता है नॉट डिफाइंड। आर्यभट्ट से पहले ज़ीरो नॉट डिफाइंड था। आर्यभट्ट ने जब ज़ीरो के बारे में हमें बताया, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस बताई ज़ीरो को, तो फिर ज़ीरो एक डिफाइंड नंबर की कैटेगरी में आ गया। तो इसी तरीके से नंबर हमेशा अनडिफाइंड से डिफाइंड कैटेगरी में जंप करता है। वो सारे नंबर्स जिसको मैथमेटिकल कम्युनिटी उसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को समझ जाती है, उसे हम डिफाइंड कैटेगरी में डाल देते हैं। तो आर्यभट्ट से पहले ज़ीरो नॉट डिफाइंड था। जैसे ही ज़ीरो नेचुरल नंबर की फैमिली में एंटर किया, उस फैमिली को हमने नया नाम दे दिया, उसे कहा होल नंबर। और ज़ीरो के बारे में जो मैंने आपको बात बताई, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। आप प्राइम नंबर्स के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से या वन से डिवाइड होते हैं, मतलब वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं नंबर्स के। जैसा कि आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ये सब जानते होंगे, आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम ये सब सीखा होगा। प्राइम नंबर्स जो कि आप कहते हैं, पहला प्राइम नंबर होता है 2, दूसरा प्राइम होता है 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इस तरीके से आप सारे नंबर्स देखते हैं जो सिर्फ अपने आप से और वन से डिवाइड होता है। वन को प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि वन को आप प्राइम नंबर नहीं कहते। ये एक्सेप्शन आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। और मैं एक असाइनमेंट का इस वीडियो के से रिलेटेड, अगर जो आपका पहला असाइनमेंट का जो पहला सवाल होना चाहिए वो होना चाहिए, आप 1 से लेकर 100 तक जितने प्राइम नंबर्स जानते हो उसको आप लिख दो। मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
29, 31, इस तरीके से आप पढ़ते रहेंगे और आपको 1 से लेके 100 तक सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं और आपको बताना है कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। दूसरी बात मैं करूँगा कंपोजिट नंबर की, जो नंबर 1 को छोड़ के, हमने नेचुरल नंबर की कैटेगरी देखी, 1 एक स्टैंड अलोन नंबर हो गया, उसके अलावा नंबर या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा। कंपोजिट वो नंबर है जो प्राइम नहीं होते, वो नेचुरल नंबर्स जो प्राइम नहीं होते, 1 इज़ एन एक्सेप्शन। तो जैसे कि 2, 3 प्राइम नंबर है तो 4 हो गया कंपोजिट, 5 अगेन प्राइम नंबर है, 6 हो गया कंपोजिट। मतलब जो नंबर अपने से, एक से और उसके अलावा किसी और भी नंबर से अगर डिवाइड हो जाए तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। आप ज़रूर बताइए क्या कहते हैं 1 से लेके 100 तक कंपोजिट नंबर्स कितने होते हैं। और आप, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम मेंटरिंग वीडियो में बात की थी कि ओवर डिलीवरी का ज़माना नहीं है, तो अगर मैंने आपको टास्क दिया है 1 से 100 तक, मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चे हैं जो 200 तक मुझे बता पाएंगे कि कितने प्राइम नंबर्स होते हैं और कितने कंपोजिट नंबर्स होते हैं 1 से लेके 200 तक। आइए उसके बाद हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमने एक मैथमेटिक सीरीज जो शुरू किया है उसमें मैंने इवन नंबर और ऑड नंबर की बात की थी। आप लोग सब जानते हैं इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसा कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। आपसे कोई पूछता है कि क्या ज़ीरो इवन नंबर्स हैं, तो यस, ज़ीरो इज़ कंसिडर्ड टू बी इवन। ज़ीरो को आप हमेशा इवन नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। और इंटीजर्स जो नेगेटिव होते हैं उसको भी ऑड और इवन की तरह क्लासीफाई किया जाता है, जैसे -2, -4, -6, -8, इन सबको इवन इंटीजर्स कहा जाता है। उसी तरीके से ऑड नंबर्स वो होते हैं, ये भी हमने बात की थी, हमने दूसरे सीरीज़ में ऑड नंबर्स की बात की थी, दूसरे वीडियो में मैथमेटिक की। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर फिर से देखें। और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड, जब कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 1 देता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, 9, 11, 13, 15, 17, ये सारे क्या हैं, इवन ऑड नंबर्स हैं। उसी तरीके से नेगेटिव इंटीजर्स भी ऑड की श्रेणी में आते हैं, -1, -3, -5, -7, ये सारे ऑड नंबर्स में आते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। अगर आप, जैसे कि मैं नेचुरल नंबर की सीरीज दूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको जो मैथमेटिक की जो पहली लेक्चर थी उसमें मैंने आपसे बात की थी 1 से लेके 100 तक सारे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को ऐड करने की, जो आपने रोप मेथड से कर लिया था और आपने फ्रेडरिक गॉस के बारे में सीखा था और आपने ट्रायंगुलर नंबर्स भी सीखा था। इंटीजर्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, इंटीजर्स क्या होता है। अगर आपके पास होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसे कहते हैं होल नंबर, और उसमें अगर आप निगेटिव इंटीजर्स डाल दो, निगेटिव नेचुरल नंबर्स डाल दो, जैसे -1, -2, -3, -4, ये सारे कंपोनेंट हो जाते हैं इंटीजर्स। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर इज़ बेसिकली 0, 1, 2, 3, 4 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज -1, -2, -3, -4। और आपको एग्जैक्टली पता है कि इंटीजर्स में को कंपेयर कैसे करते हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को किस तरीके से ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, आप लोग ने ऑलरेडी नंबर लाइन में ये सारी चीज़ें कर रखी है। अब ये आता है रैशनल नंबर, जो आपने क्लास 7th में ज़रूर इसका डेफिनेशन पढ़ा होगा। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना होगा कि p and q are integers and q is not equal to 0। q is not equal to 0 बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि 0 को हम डिनोमिनेटर में नहीं ले जा सकते। आप ज़रूर क्या कहते हैं, फिर से मैं रिपीट करूँगा, आप ज़रूर क्लास 9th का पहला लेक्चर जो नंबर सिस्टम पे है उसे ज़रूर देखिए, और उसमें पूरी इवोल्यूशन मैंने डिस्कस की है कि कैसे स्टोरी नंबर की नेचुरल नंबर से इर्रेशनल नंबर तक बढ़ी। जो दूसरा नंबर है उसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर, जैसे कि जो नंबर जो p by q के फॉर्म में नहीं अरेंज किया जा सकता, जो p by q के फॉर्म में जो नंबर रैशनल नहीं है उसे हम इर्रेशनल की कहेंगे। नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने डेसिमल के कॉन्सेप्ट से भी आपको इर्रेशनल नंबर उस वीडियो में सिखाया है, जो अगर आप क्लास 9th में जाएंगे
जैसे कि आप जानते हैं कि डेसिमल दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी या तो वो रिपीटिंग होते हैं या वो नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये पहले लेक्चर क्लास 9 के नंबर सिस्टम में है, आप लोग सब इसको एलिजिबल हो देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये आपके दिमाग आपके सर से ऊपर जाएगा, ये सब आपकी जानने वाली बातें ही हैं जो फर्स्ट लेक्चर है क्लास 9 का, तो ज़रूर देखिएगा उसको। उसके बाद रियल नंबर्स की हमने बात की है कि आपके पास नेचुरल नंबर, एक रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा पूरा सेट। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ, मान लीजिए कि ये एक डब्बा है, ये एक बैग है जिसमें दुनिया की सारी नेचुरल नंबर्स रखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 and it goes on. These all are consecutive natural numbers and it goes till infinity. जब मैं इस डब्बे में ज़ीरो ऐड कर दूं, जब मैं इस डब्बे में ज़ीरो ऐड कर दूं, तो ये जो बड़ा डब्बा जो नया बना है इसे हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। और ये जो नया डब्बा बना है इसे हम कहते हैं होल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि आप देख सकते हैं ज़ीरो नेचुरल नंबर की कैटेगरी से बाहर है। फिर आप होल नंबर को, अब यहाँ पे एक और आप बैग बनाते हो, लेट्स से यहाँ पे एक और बैग बना देते हो और इसमें आप डाल देते हो नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3। तो ये जो आपके पास ये जो नया स्टोरी बना, ये जो नई स्टोरी बनी, इसे हम कहते हैं इंटीजर्स। ये पूरी इंटीजर्स है, मतलब सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं लेकिन सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होते। सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते। उसके बाद कैटेगरी आती है रैशनल नंबर की, जो इसी में ऐड हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये सारे जो आपके इंटीजर्स हैं वो तो रैशनल नंबर होते ही हैं, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 1 लगा हुआ है। 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, 3/1, तो ये सारे p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये सारे रैशनल नंबर हैं। उसके बाद जितने भी 2/3, 7/9, 13/11, ये सारे 73/21, ये सारे क्या हैं? ये सारे रैशनल नंबर हैं। तो इस पूरे बड़े से सेट को हम कहते हैं रैशनल नंबर। और इसके साथ बगल में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, उसमें वो बन जाता है इरैशनल नंबर, जैसे कि √2, √3। आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, घबराना नहीं है, मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हम बाद में सीखेंगे एग्जैक्टली ये क्या होता है। आप लोगों ने पाई पढ़ा होगा, एरिया ऑफ सर्कल में पाई हम यूज़ करते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल में पाई यूज़ करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है पाई क्या है, तो आप पाई बोलोगे, पाई इज़ द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये कांस्टेंट होता है, दुनिया की सारे सर्कल के लिए यही कांस्टेंट आती है, जिसे हम कहते हैं पाई। कोई आपसे पूछेगा पाई क्या रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, तो आप बोलिएगा पाई इरैशनल नंबर है, पाई इज़ एन इरैशनल नंबर। आपसे कोई पूछेगा इरैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। अगर आप आज गूगल करेंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आप जब देखोगे वैल्यू ऑफ पाई, तो आप देखोगे 3.141592 ऐसे करके जाता रहेगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। लेकिन हम लोग अपने कैलकुलेशंस में अपने सहूलियत के लिए पाई को एप्रोक्सीमेटली मैं बार बार कह रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 3.14 के बराबर कहते हैं, या अप्रॉक्सीमेटली 22/7 के बराबर कहते हैं। कभी आप मत कहो कि पाई इज़ 3.14 या पाई इज़ 22/7, ये क्योंकि 3.14 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है और 22/7 एक p/q के फॉर्म में है। तो इसका मतलब कि 3.14 और 22/7 दोनों रैशनल नंबर होते हैं। तो आप गलती से भी ये बोलते हो कि पाई इज इक्वल टू 3.14 या पाई इज इक्वल टू 22/7, तो आप कह देते हो पाई रैशनल नंबर है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट होगा।
हाँ, सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? सही स्टेटमेंट होना चाहिए कि पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट एग्जैक्टली इज पाई, तो आप बोलोगे पाई इज द रेशो ऑफ। आप ध्यान से लिखो, सुनो, पॉज करके लिखो। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज पाई, तो आप बोलोगे पाई इज द रेशो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इट इज एन इर्रेशनल नंबर. Its value is 3.141592 and goes on. It is non-terminating and non-repeating. For our mathematical calculation, for our convenience of calculation, we sometimes consider pi approximately equal to 22/7 or 3.14. आप पाई जब मैं बच्चों को बताता हूँ तो लाइफ ऑफ पाई मूवी की बात ज़रूर करता हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग मूवी है। आप अगर क्या कहते हैं अभी कोई मूवी इन्जॉय करना चाहते हैं तो लाइफ ऑफ पाई ज़रूर इन्जॉय कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ये मूवी भी देखें, लाइफ ऑफ पाई, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो अब फिर से कहेंगे कि दुनिया की सारी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है, उसमें 0 ऐड कर दो तो होल नंबर बन जाता है, वो बड़ा फैमिली है। उसमें निगेटिव इंटीजर्स ऐड कर दो तो वो बड़ा इंटीजर बन जाता है। उसमें फ्रैक्शंस भी ले आओ तो वो बन जाता है रैशनल नंबर। और उसके अलावा अलग से इर्रेशनल नंबर होता है। मतलब दुनिया की कोई भी इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर नहीं होती और दुनिया की कोई भी रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं होती। मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और इन दोनों के कलेक्शन को हम कहते हैं रियल नंबर्स। आप इस बात को ज़रूर नोट कर लो, जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे बता के दिखाया है ऐसे। तो अगर आपसे कोई पूछता है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, आप बोलोगे यस। कोई पूछता है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, आप बोलोगे नो। अगर कोई पूछता है एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, नो। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, यस। आप इस तरीके से आंसर करोगे क्योंकि आपको ये सेट की कहानी पता चल जाएगी चुकी है। आपसे कोई पूछता है एवरी ह्यूमन इज अ डॉक्टर, आप बोलोगे नो। एवरी डॉक्टर इज अ ह्यूमन, यस। आपको समझ में आ रहा होगा अब ये कंपैरिजन। एवरी लॉयर इज अ ह्यूमन, एवरी ह्यूमन इज अ लॉयर, नो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कुछ रूल्स हैं काउंटिंग नंबर के, कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने ऑलरेडी आपको, जो बच्चों ने अभी तक मैथमेटिक का एपिसोड 1 ट्रायंगुलर नंबर नहीं पढ़ा है, प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ें, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर दैट इज़ n इंटू n प्लस 1/2। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है, आपको याद है रोप मेथड, अगर आप भूल गए हो तो फिर से जाइए मैथमेटिक्स के इसी एपिसोड 1 पे ट्रायंगुलर नंबर। वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर दैट इज n इंटू n प्लस 1/2। हमने गॉस की भी बात की थी। सेकंड है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ये हमने अपने एपिसोड 2 में बात की थी, सम ऑफ ऑड नंबर्स में, जो आप लोगों ने निकाला था। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n स्क्वायर। अगर आपको याद होगा हमने स्क्वायर से सीखा था कैसे, जब हमने एक छोटा सा स्क्वायर बनाया था, उसके बाद हमें जब 2/2 का स्क्वायर बनाना था तो हमने क्या किया, हमने 3 स्क्वायर्स और ऐड कर लिए। क्या किया, 3 स्क्वायर्स और ऐड कर लिए। तो क्या बन गया, 1 + 3 इज 2/2। फिर उसके बाद मुझे अगर 3/3 बनाना है तो मैंने 5 रेड स्क्वायर्स ऐड कर लिए। कितने स्क्वायर ऐड कर लिए, विच इज़ द थर्ड ऑड नंबर। क्या बन गया, 3/3। फिर उसके बाद मुझे अगर वो बनाना है कि 4/4 का, तो मुझे कितने स्क्वायर्स ऐड करने पड़ेंगे, 7। तो आप देख सकते हैं मैंने 7 स्क्वायर्स ऐड कर लिए। इस तरीके से आप देखोगे कि ओके दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, दिस इज़ 5, दिस इज़ 7। सो 1 + 3 इज़ 4। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, फर्स्ट 2 इज़ 4। सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर इज़ 3 स्क्वायर, दैट इज़ 9। उसी तरीके से आप कह सकते हो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज़ n स्क्वायर। जो बच्चे और अच्छे से जानना चाहते हैं प्लीज़ आप इसके बाद ज़रूर जाएँ, जो हमने वीडियो शूट किया था रिगार्डिंग मैथमेटिक एपिसोड 2 सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, ज़रूर देखिएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जैसा कि आप जानते हैं 2, 4। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है
कि व्हाट इज़ 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू 200। जैसा कि हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपने फर्स्ट वीडियो में किया था मैथमेटिक के, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो आपको पता है इसमें 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ। So this becomes 1 plus 2 into 100. This becomes sum of first n natural number. आपको पता है ये होता है n into n plus 1 by 2. 2 से 2 कॉमन हो जाता है। और तो आपको हमेशा देखना है कि 200 पे ध्यान नहीं देखना है, आपको देखना है कि ये कौन सा इवेंथ नंबर है, मतलब 200 इज द 100th इवन नंबर। तो आपको फॉर्मूला में 100 into 100 plus 1 करना होगा, ना कि 200 into 200 plus 1 करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। तो इसलिए आपका फॉर्मूला का आप पुट करोगे n into n plus 1। चौथा फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर। देखिए जैसा कि मैं बता दूं, अगर आपसे कोई पूछता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करके आपसे अगर कोई पूछता है 10 स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर्स को ऐड करने, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट सीरीज़ में इसकी बात करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, जो हमने मैथमेटिक की बात की है। अगर क्या कहते हैं आप लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कर लो, मैं अभी शो करता हूँ, बहुत ही ब्रीफ शो करूँगा, लेकिन वीडियो में जब हम मैथमेटिक की बात करेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियरली बताऊँगा। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ओके, और मैंने इसमें नंबर लिखा, पहले रो में पहला, फिर लिखा 2 2, फिर लिखा 3 3 3। ऐसे आप बड़ा ट्रायंगल बना के 4 4। तो आप क्या जानते हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 प्लस 2 इज़ 4, दिस इज़ 3 प्लस 3। अगर मैं इसे ABC कह रहा हूँ तो मैं इसको 180 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉक घुमा सकता हूँ। तो अगर 180 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा दूंगा तो क्या आएगा, C ऊपर आ जाएगा, A यहाँ आएगा, B यहाँ आएगा। आप जानते हो यहाँ पे क्या लिखा है 1, यहाँ पे 2 2 3 3। ऐसे ही करके आप इसको फिर से क्लॉकवाइज घुमा लो, ऐसे करके आपको 3 ट्रायंगल मिलेंगे। उसके बाद आप देखना कॉमन रो में ऐड करना, आप कोशिश करना। इस थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको मैथमेटिक्स सीरीज़ में इस पे ज़रूर आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला, ये मैजिकल फॉर्मूला कैसे आया। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि ये फॉर्मूला सही है। हम ज़रूर अपने मैथमेटिक्स सीरीज़ में इसको बहुत ही, जो मैंने आपको हिंट दिया है, इसमें अगर आप डिकोड कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कहूँगा बहुत आसान है। 5% से 10% बच्चे ही डिकोड कर पाएंगे। तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं, और अगर आपसे हो रहा है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप बहुत अच्छे से नंबर्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर चुके हो। आगे बढ़ते हैं। हमने क्यूब्स की बात की, अभी हमने देखा था लास्ट सेशन में, हमने एक पैटर्न दिया था 1, फिर 3 प्लस 5, फिर 7 प्लस 9 प्लस 11। वो मैथमेटिक्स सीरीज में मैंने इसकी भी बात की थी। इसका फॉर्मूला आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से इसको जब हम लोग मैथमेटिक्स की सीरीज़ करेंगे तो इस पर ज़रूर बात करूँगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ 1 क्यूब, तो आप लिखोगे 1 क्यूब इज़ 1। अगर मैं आपसे पूछूंगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, आप लिखोगे 9। आपसे मैं पूछूंगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 3 क्यूब क्या होता है 27, 27 प्लस 9 36। अगर मैं आपसे पूछूंगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, तो आप क्या लिखोगे 36 प्लस 64 100। अगर आप गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि 1 is 1 square, 9 is 3 square, 36 is 6 square, and 100 is 10 square. देखो अभी बहुत मज़ेदार सी चीज़ दिखेगी। आप फिर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट आप फिगर आउट कर सकें। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप गौर से देखो 1 3 6 10, आप इस नंबर को पहचानते हो, जी हाँ ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और मैं 10 को लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा है कि आप 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज़ 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब इज़ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब
प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब इज 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n का होल स्क्वायर। और आपको पता है 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है, अभी हमने ट्रायंगुलर नंबर में भी पढ़ा था और आप ये फॉर्मूला अभी फर्स्ट रूल में भी सीखे थे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला शायद आप ध्यान में रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं मैथमेटिक्स में फिर से इस सीरीज में बात करने वाला हूँ, उस वक्त आपको और डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। आते हैं फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट में। डिविजिबिलिटी टेस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जब आपके पास कोई लार्ज नंबर होता है तो आपको कुछ नंबर से टेस्ट करना पड़ता है कि वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं। मतलब हर बार हम उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें कुछ हिंट्स लेना होता है। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि हर एक नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कैसे देखते हैं। कोई नंबर है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर आपको देखते कोई नंबर ऐसा दे देता है 7 8 6 4 3 2 1 0 4 5 1, कोई पूछेगा कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आप घबरा जाओगे, इतना बड़ा नंबर कैसे डिवाइड करें। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप देखते हो लास्ट डिजिट क्या है 1, तो आप कह सकते हो नो सर इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो कब डिविजिबल होता 2, अगर यहाँ पे 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता या 0 होता। तो मतलब अगर आपके लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द लास्ट डिजिट एंड यू विल बी एबल टू से दैट वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। सेकेंड डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो है 3 की। मतलब अगर आपसे कोई नंबर पूछता है, जैसे अगर मैं पूछूं 7 8 9 4 3 2 1, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आपको क्या, आप एक तरीका सोचोगे सर पूरा डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम ले लेगा। तो आपको एक मेथड जानना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारे डिजिट्स को ऐड कर देना है। 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। देखिए क्या है, 7 8 15 15, 7 plus 8 is 15, 15 plus 9 is 24, 24 plus 4 is 28, 28 plus 3 is 31, 31 plus 2 is 33, 33 plus 1 is 34. 34 is not divisible by 3 because 34 is 3 plus 4, that is 7, not divisible. 7 is not divisible by 3, so I can say this number is not divisible by 3. तो इस नंबर कब डिविजिबल होता, जब इसके आगे लेट्स से 7 8 9 4 3 2 3 होता तो शायद होता। चेक करते हैं। 7 plus 8 is 15, 15 plus 9 is 24, 24 plus 4 is 28, 28 3 plus 3 is 31, 31 plus 2 is 33, 33 plus 3 is 36। तो इसके डिजिट का सम आया है 36, और आपको पता है 3 plus 6 is 9, आपको पता है ये 3 से डिविजिबल है। तो आप किसी भी नंबर को 2 से या 3 से, कितने भी लार्ज नंबर आप बता सकते हो कि वो 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है। उसी तरीके से अगर आपको 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछा जाता है कि अगर कोई नंबर है 7 8 4 3 2 1 0 0 5 6, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट पे ध्यान देना होगा। अगर हम लास्ट 2 डिजिट पे ध्यान दें तो हम बता सकते हैं, अगर कोई बंदा किसी भी लार्ज नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल है। अगर वो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर डिविजिबल नहीं है। अगर 56 के बदले 54 होता तो नहीं होता। 55 डेफिनेटली नहीं होता क्योंकि वो ऑड नंबर हो जाता। 54 बिल्कुल भी नहीं होता। 52 हो जाता क्योंकि 52 डिविजिबल है। 00 होता एंड में तो फिर भी हो जाता 00 क्योंकि लास्ट 00 मतलब इट इज़ डिविजिबल बाई 4। ओके, तो आपको जब भी लास्ट 2, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 के लिए आपको बस लास्ट 2 डिजिट देखना होगा। लास्ट 2 डिजिट देखने के बाद आप कह सकते हैं कि आपका नंबर डिविजिबल है या नहीं। 5 तो आप लोग जानते हैं, सब कोई इसका टेबल अब बड़े आराम से जानते हैं। तो अब दुनिया की कोई भी नंबर हो, यू जस्ट हैव टू सी 7 8 9 4 3 2 1 5। क्या ये नंबर डिविजिबल है 5 से? यस, ये नंबर डिविजिबल है 5 से। बताओ क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट है 5। अगर लास्ट डिजिट 0 होता तो भी डिविजिबल होता। अगर लास्ट डिजिट 7 होता तो नहीं होता सर। ओनली 5 या 0 होना चाहिए लास्ट डिजिट। अब आप कह सकते हैं कि नंबर शुड एंड विथ 5 और 0। ओके, 6 जैसा कि आप जानते हैं 6 इज बेसिकली 2 इंटू 3, मतलब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। आप
कोई भी नंबर जानते हैं 2 से कब डिजिट होता है, जब लास्ट डिजिट 2 से डिजिट हो। तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा ये इवन है कि नहीं, उसके बाद आपको चेक करना होगा उसके सम ऑफ डिजिट 3 से डिजिट है कि नहीं। अगर 2 से डिजिट नहीं है तो ये 6 से डिजिट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है ये इवन है या नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप सारे डिजिट को जोड़ लेंगे। अगर 2 से डिजिट हुआ तो आप सारे डिजिट्स को जोड़ेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो 3 से डिजिट है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। 7 का कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट होता नहीं है, लोग नॉर्मली ऐसा बना देते हैं, मैं मानता नहीं, क्योंकि आपको 7 में जो भी प्रोसेस है वो ऑलरेडी बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा नंबर लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डिविजिबिलिटी टेस्ट है क्या। जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर लिखता हूँ 93, पहले मैं एक डिविजिबल नंबर ले लेता हूँ 91, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। तो इसकी 2 डिजिबिलिटी टेस्ट होती है, जबकि मैं उसे डिजिबिलिटी टेस्ट मानता नहीं हूँ और मेहनत, इससे बेटर होगा कि मैं 7 से डिवाइड करके देख लूँ। तो अगर मैं 91 का जो लास्ट डिजिट है 1 वो ले लूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 9 माइनस 2 कर दूँ, क्या आया 7। इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 7। अगर मैं 9, एक दूसरा क्या मेथड है कि अगर मैं लास्ट डिजिट को 5 से ऐड मल्टीप्लाई कर दूं और लास्ट डिजिट जो दूसरा डिजिट बच गया उसे 9 से ऐड कर दूं, तो 9 + 5 14। तो ऐसे आप देख सकते हैं कोई भी ये दोनों मेथड हैं, लेकिन ये दोनों मेथड आई डोंट बिलीव दैट दे आर डिजिटल टेस्ट, बिकॉज इससे अच्छा होगा कि मैं नंबर से डिवाइड कर लूँ। आपकी बात है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ सर ये डिजिटल टेस्ट होता है। ओके। 8 जैसा कि आप जानते हैं 2 के लिए आपको देखना है लास्ट डिजिट। 2 के लिए हमने क्या, 8 क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपने 2 के लिए क्या देखा था, लास्ट डिजिट। 4 के लिए क्या देखा था, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। 8 के लिए क्या देखना होगा, लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। और 000 भी हो तो भी चलेगा। लास्ट 3 डिजिट अगर 000 है या ऑल द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 तो हम कहेंगे कि ये नंबर डिविजिबल बाय 8 है। अगर आपसे कोई पूछता है 16 तो आप देखेंगे लास्ट 4 डिजिट, और आपसे कोई पूछता है 32 तो आप बोलेंगे लास्ट 5 डिजिट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल 8 होता है, 8 का डबल 16 होता है, तो एक एक डिजिट बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल टेस्ट ऑफ 9 बेसिकली 3 का स्क्वायर है, तो 9 की डिजिटल टेस्ट एग्जैक्टली 3 जैसी है। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई नंबर 9 से डिजिटल है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे। आप अगेन अगर मैं बोलूँ 97432 क्या ये 9 से डिजिटल है, कैसे चेक करूँगा, मुझे सारे डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। 9 + 7 इज 16 + 4 इज 20, 20 + 3 इज 23, 23 + 2 इज 25, 25 + 1 इज 26, 26 दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अगर 97432 होता तो शायद ये डिजिटल होता। जैसा कि आप जानते हैं 9 + 7 इज 16 + 4 इज 20, 20 + 3 इज 23, 25, 27। तो आप ध्यान में रखिए सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शुड बी डिविजिबल बाय 3 ध्यान पे ध्यान चले जाते हैं। नहीं, आपको समझना है कि द सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10, आप सबको पता है नंबर 10 से कब डिविजिबल होता है, जब लास्ट डिजिट 0 होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई नंबर लास्ट एंड 0 से नहीं कर रहा है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। 11 का काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 11 में आपको जैसे अगर मैं कोई नंबर दे दूँ 74324 ये नंबर दूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पहले इसके ऑड पोजीशंस को चेक करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। और उसके बाद मुझे इवन पोजीशंस को देखना चाहिए, 4 और 2। इवन पोजीशन का मतलब इवन नंबर नहीं है, वो पोजीशन की बात करें। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकंड, दिस इज थर्ड। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब ऑड पोजीशन में आप देख सकते हैं 7 + 3 + 4 है, और इवन पोजीशन में आप देख सकते हैं 4 + 2 है। तो ये क्या हो गया 14 और ये हो गया 6। 14 - 6 इज 8, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अगर आप जैसे कोई नंबर, कोई भी नंबर आप देख लो जो 11 से डिविजिबल है, लेट्स से 11 90s are 209। अगर मैं 209 की बात करूँ तो 2 + 9 इज 11, 11 - 0 इज 11 विच इज डिविजिबल बाय 11।
या तो डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए या डिफरेंस 0 होना चाहिए। जैसे अगर आप कोई और बात करो, जैसे कि 297, अगेन वी ऑल नो दैट 297 इज डिविजिबल बाय 11, तो हम क्या करते हैं, 2 + 7 इज 9, 9 - 9 इज 0। आप ऐसे बहुत सारे सोच सकते हैं, जैसे कि लेट्स से 428, तो 428 में 4 + 8 is 12, 12 - 2 is 10, so this number is not divisible. 418, yes, this is divisible. 4 + 8 is 12, 12 - 1 is 11. तो आपको ऐसे सोचना होगा कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस, और उन दोनों के डिफरेंस को देखना होगा कि क्या वो डिफरेंस इक्वल है या मल्टीपल ऑफ 11 है। अगर इक्वल है या मल्टीपल ऑफ 11 है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। आप ऑलरेडी जानते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ अपोजिट साइन इज इक्वल टू द एडिटिव इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लैंग्वेज है, लेकिन आपको पता है कि क्या कह रहा है। जब आपको दो इंटीजर मिलते हैं अपोजिट साइन के, जैसा कि आप देख सकते हैं 7 और -4, तो जब इनको आप जब भी आपको अपोजिट साइन के नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो डेफिनेटली आंसर हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस। तो अपोजिट साइन की जब भी आपको प्रोडक्ट हो, आप आंख बंद करके, अगर दो नंबर है दोनों अपोजिट साइन का है तो उसका प्रोडक्ट फाइनली नेगेटिव ही होगा। तो आप नेगेटिव डालने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हो, यही बात कह रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं -8 × 5, आप माइनस बाहर कर लो, 8 × 5 क्या होता है 40, सो फाइनल आंसर वुड बी -40। अगर 8 × 5 होता तो ये सिर्फ 40 होता, और -8 × -5 होता तो भी ये +40 होता, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो सेम साइन का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, अपोजिट साइन का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा हमेशा। रूल नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में, कि अगर, जो कि अभी मैंने बात किया कि दोनों की साइन सेम होगी तो पॉजिटिव होगा, चाहे वो दोनों साइन पॉजिटिव हो चाहे वो दोनों साइन नेगेटिव, जैसे 7 × 12 और -8 × -30। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसा कि अगर आप जानते हैं कि व्हाट इज दिस a × b + c, अगर मैं इसको पिक्टोरियल तरीके से दिखाना चाहूँ तो मैं इसको कैसे दिखा सकता हूँ। देखिए, अगर आप बात करते हैं a × b + c, तो इसको मैं ऐसे समझूंगा कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, दिस इज b और दिस इज c, दिस इज b एंड दिस इज c। जस्ट अ सेक, जैसे मुझे ये दिखाना है कि दिस इज a, और मैं रेड से दिखाऊंगा दिस इज b। ओके, तो ये पूरी कहानी हो गई b + c। अब मैं ये रेक्टेंगल और यहाँ पे मैं ब्लैक से बनाऊंगा a, ये बन गया a। अब मैं इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर दूंगा, जस्ट सो दिस इज लाइक b, दिस इज रेड and then again I need black, so this is black. Now if you see, this is a big rectangle which is a × b + c। आप लोग सब जानते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, सो आई कैन से द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज a × b + c। और मैं अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो आप बताओ इसका एरिया क्या होगा, a × b, और इसका एरिया क्या होगा, a × c। सो आई कैन से a × b + c इज a × b + a × c। सिमिलरली वी कैन थिंक ऑफ नेगेटिव ऑल्सो। तो अगर आप गलती से भी ये अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कह सकते हो कि मैं रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट लेके समझ सकता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स सीरीज़ में भी हम a + b का होल स्क्वायर बेसिस सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव है a × b - c, तो यू कैन से ab - ac।
डिवीजन में कोई नया चीज़ नहीं है। अगर आपको दो रैशनल नंबर को डिवाइड करना है तो बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन जैसा ही होता है। हमें बस ये करना होता है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोलता है 1/2 डिवाइडेड बाई 7/9 करने को कोई बोलता है, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इसको 1/2 इंटू 9/7 भी कर सकते हैं। मैं अगेन मैथ्स के वर्कशॉप में बच्चों को अलग से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ये उल्टा हो रहा है और क्यों ये वैल्यू ऐसे होती है। मैं फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना विजुलाइज करना सिखाता हूँ, फ्रैक्शन को डिवाइड करना भी विजुलाइज करना सिखाता हूँ। लेकिन अभी हम प्रोसेस को समझेंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। 9/14, तो हमने क्या किया, हाफ डिवाइड बाई 7 9 को, ओ सॉरी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, जस्ट लेट मी क्लियर इट, वी आर स्टिल ऑन इंटीजर, डिविजन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में द कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड द कोशेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग, मतलब बिल्कुल वही बात है कि अगर आपको 10 डिवाइडेड बाई 2 कोई बोलता है या -10 डिवाइडेड बाई -2 बोलता है, तो ये क्या होगा 5 और ये भी क्या होगा 5। मतलब अपोजिट साइन हो तो नेगेटिव होगा और सेम साइन हो तो पॉजिटिव होगा। सेम बात है, अगर अपोजिट साइन है तो फिर क्या होगा, -10 डिवाइड बाई 2 क्या होगा -5, 9 डिवाइडेड बाई -3 क्या होगा -3, 10 डिवाइडेड बाई -4 क्या होगा -10/4, जिसको और सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं -5/2 विच इज अ रैशनल नंबर। थिंग्स यू नो इफ, ये भी बहुत कॉमन सी बात है, अगर a एंड b इंटीजर है तो ज़रूरी नहीं है कि a डिवाइडेड b भी इंटीजर हो। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में दिया 9 डिवाइडेड बाई 4 इज नॉट इंटीजर, it's a rational number. If a is an integer different from 0 then a divided 1 is a. Even यहाँ पे different from 0 लगाने की जरूरत नहीं है, even 0 divided by 1 is 0. So we can say a divided by 1 is equal to a for all integers. Different from 0 बोलने की जरूरत नहीं है। If for every integer a divided, सेम बात है, वही चीज कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। If a is a non-integer then 0 divided by a non-zero integer, यहाँ पे देखिए बहुत ज़रूरी बात है, 0 अपॉन a, 0 अपॉन 0 0 नहीं होता है। इस बात को गांठ बांध के बांध लो, 0/0 होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है 0/0 नॉट डिफाइंड। सो 0 डिवाइडेड बाई a शुड बी अ non-zero integer, non-zero integer. And if a is an integer then a divided by 0 is again 0/0 is also not defined and a/0 is not defined, means 5/0 is also not defined, 7 ये सारे नंबर not defined कैटेगरी में आते हैं। If ABC are non-zero integer then ABC are non-integer, अगर देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा सोचिएगा। कह रहा है कि a is greater than b, अगर कोई दो इंटीजर है जो a is greater than b, अगर मैं दोनों को c से डिवाइड कर देता हूं और c एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन चेंज नहीं करेगा। जैसे कि मैं कहता हूं 10 इज ग्रेटर देन 4, देन 10 डिवाइडेड बाई 3 वुड बी ग्रेटर देन 4 डिवाइडेड बाई 3, साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर c निगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, 10 इज ग्रेटर देन 4 एंड 10 डिवाइडेड बाई -3 एंड 4 डिवाइडेड बाई -3, तो आपको पता है साइन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर में जिसकी वैल्यू कम होती है वो बड़ा हो जाता है। तो आपको पता है ये -10/3 है और ये -4/3 है, तो आपको पता है 10/3 4/3 से बड़ा होता है। अगर मैं माइनस कर दूँ, लॉस ले लूँ, तो वो साइन बड़ा हो जाएगा। आपको जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि अगर आपको जितना कम नुकसान हो उतना बेटर है। तो अगर -10 और -20 में 10 रुपये का नुकसान है एक जगह और एक जगह 20 रुपये का नुकसान है, तो 10 रुपये का नुकसान इज़ अ बेटर गेम दैन 10 रुपये का नुकसान इज़ अ बेटर सिचुएशन दैन 20 रुपये का नुकसान। सो आई कैन से -10 इज ग्रेटर दैन -20। ओके, some problem. Okay,
थिंग्स यू नो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर बट अ रैशनल नंबर नीड नॉट टू बी अ रैशनल नंबर, जो कि मैं अभी आपको उस वक्त शुरू में बता रहा था। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जीरो इज अ रैशनल नंबर, आपको पता है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर बट अ रैशनल नंबर, बट एवरी इंटीजर रैशनल नंबर बट अ रैशनल नंबर नीड नॉट टू बी, जैसा कि मैंने आपको पूरा सेट बना के दिखाया था। एब्सोल्यूट वैल्यू ये थोड़ा सा आपकी क्लास के नहीं है, ये कंपटीशन के लिए है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी हमेशा। अगर आपसे कोई पूछेगा 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू, आप बोलोगे 7। आपसे कोई पूछेगा -10 का एब्सोल्यूट वैल्यू, आप बोलोगे 10। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप जैसा देख सकते हो मॉड एक्स, अगर एक्स कोई भी नंबर है तो अगर उसको मैं खोलता हूं तो उसको मुझे पॉजिटिव बनाना है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज छोड़ दूंगा, और अगर वो नेगेटिव है, तो मैं उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करके उसे पॉजिटिव करूंगा। जैसे अगर मैं -10 को पॉजिटिव बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, माइनस से -10 को मल्टीप्लाई करना होगा, मैं क्या पाऊंगा, +10। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन हो जाएगा। जैसे कि mod 7 इज इक्वल टू, जैसे कि अगर मैं पूछूं mod 7 इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे 7। अगर मैं पूछूंगा mod 9 इज इक्वल टू, आप बोलोगे mod 9। मैं पूछूंगा mod 1/3 इज इक्वल टू 1/3। आपसे पूछूंगा -4, तो आप बोलोगे 4। और -4 को 4 कैसे बनाया, आपने माइनस इंटू -4 कर दिया। अगर आपसे कोई पूछेगा -7 का मॉड, तो आप बोलोगे माइनस ऑफ -7 विच इज +7। आपसे कोई पूछेगा मॉड ऑफ -1/3, तो आप बोलोगे माइनस ऑफ -1/3 विच इज +1/3। इसलिए हमने कहा है कि मॉड एक्स को जब लिखोगे तो आप -x कब करोगे, जब x नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव के आगे माइनस लग जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव है तो आप उसको एज इट इज छोड़ दोगे, जीरो पे भी एज इट इज छोड़ दोगे। मॉड 0 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, जब आपसे कोई पूछता है कि रैशनल नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में ले आओ, तो आपको क्या करना होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 3/5 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो आप बोलोगे सर ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि 3 और 5 का HCF, 3 और 5 का HCF 1 है। 3 और 5 का HCF 1 है, मतलब 3 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस नंबर्स को हम कहते हैं, जब भी कोई दो नंबर है, ये ध्यान में रखो, जब भी ऐसा कोई दो नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम। उसे क्या कहते हैं हम, को प्राइम। एनी टू नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर, वी कॉल दैट नंबर एज को प्राइम। को प्राइम जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम हो, इट कुड बी 4 and 9। आपको पता है दोनों कंपोजिट नंबर हैं, बट 4 and 9, जैसा कि मैं लिख सकता हूँ 4/9, दिस इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज 4/9 इज अ रैशनल नंबर। अगर आपसे कोई पूछता है 12/27, तो आप जानते हो कि ये दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 3 डेफिनेटली दिख रहा है। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 4 × 3, 9 × 3। आप 3 को 3 से कट कर सकते हो, आप बोलोगे 4/9। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि HCF आपको उस सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है फ्रैक्शन को, कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम फॉर्म में आ जाए। सिमिलरली अगर वो पॉजिटिव हो तो आपको आगे प्लस रखना है, अगर वो नेगेटिव हो तो सेम ऑपरेशन, बस नेगेटिव आगे रखना है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं कहूँ 12/27 और 4/9, डेफिनेटली दोनों इक्वल हैं। जस्ट ऊपर मैं बना देता हूँ, जस्ट से 12/27 और 4/9 डेफिनेटली दोनों इक्वल हैं। इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर, और इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये भी रैशनल नंबर ही है, लेकिन हम बस ये समझेंगे कि जब कॉमन फैक्टर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो हम उसे रैशनल नंबर कहें, और इसे हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कह सकते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं है कि ये रैशनल नंबर नहीं, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 40/90, ये भी रैशनल नंबर। तो ये सारे क्या हैं, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। एडिटिव इनवर्स, जैसा कि आपने नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही एडिटिव इनवर्स और ये होता है। जैसे कि अगर आप एडिटिव इनवर्स की बात करें, तो अगर मैं बोलूँ 3/5 का एडिटिव इनवर्स होगा -3/5। मतलब इन दोनों का सम 0 होना चाहिए, जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो अगर कोई नंबर p/q है तो उसका एडिटिव इनवर्स -p/q है, और जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 0। इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 3/5
इंटू 5/3। हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि ज़ीरो ना हो, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता। तो 3/5 इंटू 5/3, तो 3/5 का रेसिप्रोकल होता है 5/3 और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 1। ये इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो P/Q का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है Q/P। Q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, आपको पता है। सिमिलरली P ऑल्सो शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे अगले सेशन में हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ रैशनल नंबर्स की, कि हम कैसे बता सकते हैं कि दो रैशनल नंबर कब इक्वल होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, दो मेथड्स हैं बेसिकली इक्वालिटी पता करने की। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग ऑलरेडी इस पर थोड़ा सा पढ़ सकते हो। फिर हम उसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, कंपेयर करना सीखेंगे कि दो रैशनल नंबर में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके बाद हम उसको ऑर्डर में लाना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम उनको ऐड करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ऐड के सारे कॉन्सेप्ट्स जानने की कोशिश करेंगे कि रैशनल नंबर्स की वेरिएशंस क्या क्या हो सकती है एडिशन में। उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम एक दो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम तो पहले आसान सा मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करने को कहेंगे, जहाँ पे हम लोग तीनों कॉन्सेप्ट्स को ऐड करेंगे। उसके बाद हम डिवीज़न सीखेंगे, रैशनल नंबर का डिवीज़न क्या होता है, उसमें हम रिलेटेड हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद हम रैशनल नंबर के बीच में नंबर डालना सीखेंगे और इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक होमवर्क मैं देना चाहूँगा, दैट इज़ वाई मैं ये सारा चीज़ देखते हैं। एक होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको देखना है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर, इसमें आपको देखना है कि चार ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। आपको देखना है कि इनमें से कौन किसको क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी थोड़ा सा आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड फॉर एडिशन। क्लोज, इट डिपिक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। आपको ये पता चल गया कि अगर दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा। नेचुरल नंबर को जब आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी डिपिक्ट करता है। लेकिन जब हम नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर आए। समटाइम्स इट इज़ नेचुरल नंबर, समटाइम्स इट इज़ नॉट नेचुरल नंबर। इसको कहेंगे कि जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है फॉर नेचुरल नंबर। सिमिलरली नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर हमेशा नेचुरल नंबर नहीं होता। समटाइम्स इट इज़ नेचुरल नंबर एंड समटाइम्स इट नॉट नेचुरल नंबर। तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर डिवीजन का भी में भी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता। सिमिलरली आपको होल नंबर के लिए करना है, इंटीजर के लिए करना है और रैशनल नंबर के लिए करना है। उसके बाद आपको हमें बताना है कि कौन कौन से क्लोजर प्रॉपर्टी करते हैं। सिमिलरली इसके बाद हम बात करेंगे एडिटिव और एसोसिएटिविटी, ये सब जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो हम देखना चाहेंगे कि कितने बच्चे हैं जो ओवर डिलीवर करेंगे, आगे की चीज़ समझ के मुझे भेजेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ना, पूरा हेडफोन ये सब लगा के पढ़ना। और अगर नोट्स नहीं बनाया है तो फिर से सुनो और फिर से नोट्स बनाओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।